बी एंड बीएससी पार्ट सेकंड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन अध्ययन कर रहे थे ऊर्जा संसाधन। यानी ऊर्जा संसाधन किसे कहा जाता है? वे संसाधन जिनसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है क्या कहलाते हैं? ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जिनसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है क्या कहलाते हैं? ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। अब अपन बात करें ऊर्जा संसाधन की, तो इनको दो भागों में बांटा गया है, एक परंपरागत और दूसरे गैर परंपरागत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से होते हैं? वे ऊर्जा संसाधन जिनसे प्राचीन काल से ही ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है क्या कहलाते हैं? परंपरागत कहलाते हैं। वे ऊर्जा संसाधन जिनसे प्राचीन काल से या परंपरागत तरीके से ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है क्या कहलाते हैं? परंपरागत कहलाते हैं। और गैर परंपरागत कौन से होते हैं? वे ऊर्जा संसाधन जिनका वर्तमान में उपयोग हो रहा है वो क्या कहलाते हैं? अपरंपरागत। आज अपन अध्ययन करेंगे अपरंपरागत ऊर्जा संसाधन। अपरंपरागत ऊर्जा संसाधनों का अध्ययन करें तो आज संपूर्ण विश्व जहां पर एक और ऊर्जा के संकट से ग्रसित है। आज विश्व ऊर्जा के संकट से ग्रसित क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कहा जाता है कोयला अतीत की, पेट्रोल वर्तमान की और सौर ऊर्जा भविष्य के ईंधन की आपूर्ति का स्रोत है। और फैक्ट बात भी है, क्योंकि प्राचीन काल में शक्ति के साधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? कोयले का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद में कोयले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते थे तो वजन में अत्यंत भारी होता था और सस्ता होने के कारण से इसकी परिवहन लागत अधिक आती थी। अतः कोयले का महत्व क्या हो गया? कम हो गया। और इसमें जो ऊर्जा की मात्रा पाई जाती थी या ऊर्जा देने की जो कैपेसिटी पाई जाती थी वो भी क्या होती थी? कम होती थी। अतः कोयले का लगभग उपयोग ही क्या हो गया? कम हो गया। इसके बाद में खनिज तेल आया। कोयले की अपेक्षा प्रदूषण भी कम होता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया भी जा सकता था और ऊर्जा का उत्पादन भी अधिक करता था। अतः इसके स्थान पे किसका प्रयोग होने लगा? खनिज तेल का उपयोग होने लगा। लेकिन दोनों के दोनों कौन से? कोयला और पेट्रोल, ये दोनों के दोनों समाप्य संसाधन है। और समाप्य संसाधन कौन से होते हैं? वे संसाधन जिनका अगर लंबे समय तक उपयोग करेंगे या अत्यधिक मात्रा में दोहन करेंगे तो आने वाले समय में उनके भंडार क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। और ऐसे संसाधनों को क्या कहा जाता है? समाप्य संसाधन कहा जाता है। अतः धीरे धीरे क्या होंगे? ये जल्दी ही क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। अतः इनके वैकल्पिक स्रोत के रूप में आज के समय में ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? वे संसाधन जिनका पुनः नवीनीकरण किया जा सकता है और जिनके भंडार कभी भी समाप्त नहीं होंगे क्या कहलाते हैं? समाप्य और नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जवायु ऊर्जा और वायु ऊर्जा। इसके अलावा नाभिकीय संलयन रिएक्टर भी ऊर्जा उत्पादित करता है। लेकिन अपने जो मुख्य हैं उसमें सबसे पहले आता है सौर ऊर्जा।
आज संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करें तो संपूर्ण पृथ्वी पे ऊर्जा का जो प्रधान स्रोत है वो कौन है? सूर्य है। और इस सूर्य से पृथ्वी के धरातल पर 51% ताप आता है। संपूर्ण सूर्य से जो उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा है उस ऊर्जा का 51% भाग ये पृथ्वी को प्राप्त होता है, जिनमें से 34% सूर्य से कौन सी तरंगों के रूप में आता है? लघु तरंगों के रूप में आता है। और बाकी जो 17% बचता है वो विस्तृत दीवा प्रकाश के रूप में प्राप्त होता है। विस्तृत दीवा प्रकाश का मतलब होता है ऐसा प्रकाश जो कि चारों ओर बिखर जाता है। क्या कहलाता है? विस्तृत दीवा प्रकाश से कहलाता है। अब सूर्य से जो आने वाली ऊर्जा है उसको दो प्रकार से काम में लिया जाता है। एक फोटोवोल्टिक मेथड होती है और दूसरी होती है आसातीत लेंसों की सहायता से। सूर्य की ऊर्जा को दो प्रकार से, सूर्य के पास कौन सी ऊर्जा होती है? तापीय ऊर्जा होती है। इस तापीय ऊर्जा को डायरेक्ट भी काम में लिया जा सकता है और दूसरी बात है इसको विद्युत ऊर्जा के रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है। डायरेक्ट जो काम में लिया जाता है वो आसातीत लेंसों की सहायता से लिया जाता है। आसातीत लेंस का मतलब होता है एक विशाल क्षेत्र होता है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं और जहां पर सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ता है वहां पर एक रिफ्लेक्टर लेंस होता है। उस लेंस में सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो एक ही स्थान पर केंद्रित हो जाती है और इस ऊर्जा को इस्पात को काटने हेतु, भोजन बनाने हेतु और पानी गर्म करने हेतु काम में लिया जाता है। अर्थात इससे इतनी अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है कि 8 इंच मोटे इस्पात को आसानी से काटा जा सकता है। दूसरी बात आती है फोटोवोल्टिक मेथड। इसमें सिलिकॉन वैली होती है और सिलिकॉन सेलों की सहायता से प्लेटें पाई जाती हैं, उनको सौर प्लेट कहा जाता है। ये सौर प्लेट क्या करती है? सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसको संचित करती है, अपनी ओर खींचती है और खींचने के बाद में इसको डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा के रूप में उपलब्ध करवाती है। तो दो क्रिया हो गई, एक आसातीत लेंस हो गई और दूसरा फोटोवोल्टिक मेथड हो गई। यूएसए के फ्लोरिडा क्षेत्र में सौर हीटरों का निर्माण किया गया है और आज भी वहां पर सौर हीटर के माध्यम से ऊर्जा संचालित की जाती है। मोजीबा मरुस्थल है, वहां भी ऊर्जा का संचय किया जाता है, लेकिन एक स्थिति ये पाई जाती है सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है इसको वर्तमान में संचित नहीं किया जा रहा, लेकिन वैज्ञानिकों के प्रमाण के आधार पर अगर इस्पात की नलिकाओं में नाइट्रोजन गैस प्रवाहित कर दी जाए, क्या इस्पात की नलिकाओं में अगर नाइट्रोजन गैस प्रवाहित कर दी जाए तो सौर ऊर्जा को संचित किया जा सकता है। और अगर एक बार सौर ऊर्जा का संचय होने लग गया तो इसको लंबे समय तक आसानी से काम में लाया जा सकता है। तो ये तो था सौर ऊर्जा। दूसरी बात आती है पवन ऊर्जा। पवन के पास में इसकी गतिज ऊर्जा पाई जाती है। और इस गतिज ऊर्जा को किसके रूप में परिवर्तित किया जाता है?
विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात पवन एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने की ये वाली जो क्रिया होती है इसे क्या कहा जाता है? गतिज ऊर्जा कहा जाता है। इस गतिज ऊर्जा को आसानी से विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले पवन चक्कियों की स्थापना की जाती है। प्राचीन काल में भी अनाज को पीसने हेतु और अनाज को साफ करने हेतु पवन चक्कियों को काम में लिया जाता था। इन पवन चक्कियों की स्थापना कौन से क्षेत्रों में की जाती है? जहां पर नित्यवाही पवनें चलती है। नित्यवाही का मतलब जहां पर हमेशा पवन चलती है, या जहां पर ग्रहीय पवनें चलती है। और ग्रहीय पवनें तीन हैं, व्यापारिक पवन है, पछुआ पवन है और ध्रुवीय पवन है। तो या तो किसी स्थान पर व्यापारिक पछुआ पवन या ध्रुवीय पवन चलती है, उन स्थान पर पवन चक्कियों की स्थापना की जाती है। या जिन क्षेत्रों में कोई स्थानीय पवन चलती है, लू चल रही है, अरमटन चल रही है, सिरको चल रही है, बिलजाड़ चल रही है, उन स्थानों पे की जाती है। या फिर किसी स्थान पे जल समीर और स्थल समीर चलता है, उन स्थानों पर इसको स्थापित किया जाता है। एक बार पवन चक्की की स्थापना करने के बाद में ये काफी लंबे समय तक उत्पादन देती है और इसमें पवन की जो गतिज ऊर्जा होती है, उस पवन की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या कर दिया जाता है? परिवर्तित कर दिया जाता है। राजस्थान में, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, अरब के मरुस्थलीय क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में इस प्रकार की पवन चक्कियों की स्थापना की गई है। सर्वाधिक जो पवन चक्कियों का विकास हुआ है वो डेनमार्क में हुआ है। कौन से क्षेत्र में हुआ है? डेनमार्क में हुआ है। इनके जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर पवन चक्कियों की स्थापना अधिक की गई है। एशिया महाद्वीप की बात करें तो केवल 2.6% पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद में बात आती है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय का मतलब होता है धरातल के आंतरिक भाग में, तो धरातल के आंतरिक भाग में तापमान में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। अब इस धरातल के आंतरिक भाग में जब तापमान में वृद्धि हो जाती है तो इसको अपन क्या कर सकते हैं? ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसको ऊर्जा के रूप में किस प्रकार परिवर्तित किया जाएगा? तो इसके लिए धरातल के ऊपरी भाग से नीचे वाले भाग में जल को प्रवाहित किया जाएगा और जैसे ही जल नीचे जाएगा, नीचे आज भी पृथ्वी का धरातल कौन से, तो भूतापीय ऊर्जा में जैसे जैसे गहराई की ओर जाती है तापमान में क्या होती जाती है? वृद्धि होती जाती है। अगर जैसे जैसे गहराई की ओर जाने पर तापमान में वृद्धि हो रही है और इसके नीचे वाले भाग में धरातल के ऊपरी भाग से ठंडा पानी प्रवाहित कर दिया जाएगा, तो जैसे जल नीचे की ओर जाएगा जल क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। गर्म होने पर जल वाष्प के रूप में बदलेगा और इस वाष्प के द्वारा शक्ति का उत्पादन किया जा सकता है, क्योंकि वाष्प का जो प्रेशर होगा वो अधिक होगा और उसको अपन ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो धरातल के नीचे वाले भाग में जो तापमान की अधिकता पाई जाती है उसके द्वारा किसका उत्पादन किया जा सकता है? ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। अगली बात आती है ज्वारीय ऊर्जा, यानी पृथ्वी के धरातलीय भाग पर अध्ययन करें तो ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है। और ज्वार भाटे की उत्पत्ति कब होती है? जब सूर्य और चंद्रमा दोनों का आकर्षण बल एक साथ कार्य करता है। जब सूर्य और चंद्रमा दोनों का आकर्षण बल एक साथ कार्य करता है तो महासागरीय जल को अपनी ओर खींचता है। अतः महासागर का जल एक बार पृथ्वी की ओर आता है और एक बार पुनः वापस जाता है। पृथ्वी की ओर आने जल के आने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ज्वार कहा जाता है।
और वापस जाने की क्रिया क्या कहलाती है? भाटा कहलाती है। जब सूर्य और चंद्रमा दोनों का आकर्षण बल एक साथ कार्य करता है तो महासागरीय जल को एक बार अपनी ओर खींचता है। अपनी ओर खींचने की इस क्रिया को ज्वार कहा जाता है और वापस जाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? भाटा कहा जाता है। इस ज्वारीय शक्ति के कारण से जल में वेग उत्पन्न होता है और यदि जल के इस वेग को टरबाइन की सहायता से, जो अपतटीय क्षेत्र है वहां पर टरबाइन की स्थापना कर दी जाए तो वो टरबाइन घूमने लगेगा और उसके घूर्णन क्रिया के कारण से उसको ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जितने भी तटवर्ती देश हैं, उत्तरी अमेरिका हुआ, दक्षिणी अमेरिका हुआ, भारत हुआ, चीन हुआ, जापान हुआ, इन क्षेत्रों में इस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं सबसे अधिक पाई जाती है। अतः वहां पर आसानी से ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। और इसके बाद में आती है वायु ऊर्जा। वायु ऊर्जा के अंतर्गत जो कृषिगत अपशिष्ट होते हैं या पशुओं से प्राप्त जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। कृषिगत जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको, और जो पशुओं से प्राप्त जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनके द्वारा बायोगैस का उत्पादन किया जा सकता है। वर्तमान का अध्ययन करें तो जो रतनजोत होती है उसके द्वारा बायोडीजल का निर्माण भी किया जाता है। अतः इस प्रकार से वर्तमान युग में, क्योंकि आने वाले समय में कोयला और पेट्रोल जैसे पदार्थ समाप्त हो जाएंगे, अतः ऊर्जा संसाधन के रूप में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग किया जाएगा। और ये वाले वैकल्पिक स्रोत कौन कौन से होंगे? सौर ऊर्जा होगी, पवन ऊर्जा होगी, भूतापीय ऊर्जा होगी और ज्वारीय ऊर्जा होगी। इन ऊर्जा के वैकल्पिक जो स्रोत पाए जाते हैं इनका अपन ऊर्जा के रूप में उपयोग कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।